हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के चैप्टर 2 द विनर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को लेट अस डू दिस एक्टिविटी से स्टार्ट करके इस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। पार्ट 2 वीडियो को लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट से स्टार्ट करेंगे। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पहला क्वेश्चन है रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर कुछ लाइन्स पोम की दी हुई हैं, इन्हें आपको रीड करना है और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ए पर लाइन्स दी हुई हैं वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। इसकी मीनिंग है कि हम इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं कि मैं सांस भी नहीं ले पाता, सांस भी नहीं ले सकता। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रेथ बिकॉज स्पीकर को अपनी ब्रेथ को, सांसों को पकड़ने की आवश्यकता है, कैच करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है एवरी वन डिसाइड टू वॉक, बी ऑल द फ्रेंड्स विश टू गो होम, तीसरा रनिंग फास्ट रिजल्ट इज बीइंग ब्रेथलेस और लास्ट है दे नीड टू डू ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। करेक्ट ऑप्शन है सी रनिंग फास्ट रिजल्ट इज बीइंग ब्रेथलेस, क्योंकि तेज दौड़ने से उसकी सांस फूल जाती है, वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इज द स्पीकर अलोन, क्या स्पीकर अकेला था? वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? स्पीकर अकेला नहीं था, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पोम में यहाँ पर वी, यहाँ पर अवर और यहाँ पर अवर का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है जो ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर के साथ कोई ना कोई फ्रेंड या उसका कोई साथी था। आंसर है नो द स्पीकर इज नॉट अलोन। द यूज ऑफ वी एंड आवर इंडिकेट्स दैट द स्पीकर इज विथ अदर्स लाइकली फ्रेंड्स आर प्लेमेट्स। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस। इस क्वेश्चन में पैटर्न इन द लाइन से ये मतलब है कि पोम की जो लाइन्स ऊपर दी गई हैं उनका पैटर्न हमें क्या बताता है। इन लाइन्स में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर वी रन सो फास्ट में 4 वर्ड्स हैं, बाकी में सभी में एक एक वर्ड्स हैं। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। ये पैटर्न ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि जब कोई दौड़ता है या स्पीकर दौड़ रहा है तो उस केस में उसकी सांस फूल रही है, उसके माउथ से ये वर्ड रुक रुक के एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और क्योंकि उसकी सांस फूल रही है तो इन वर्ड्स को बोलने के लिए उसे जोर भी लगाना पड़ रहा है। द पैटर्न इन द लाइन्स विथ ईच वर्ड ऑन अ न्यू लाइन emphasizes द स्पीकर्स breathlessness and the effort it takes to speak after running fast। बी पर पोम के लास्ट स्टेंजा की लाइन्स दी हुई हैं When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, games over, night winds। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है गिव वन रीज़न वाई द ग्रास इज कोल्ड। एक रीज़न बताइए कि घास ठंडी क्यों है। यहाँ पर बताया गया है कि नीला अंधेरा काला हो गया है और ठंडी घास हमारे पैरों को दर्द देती है। अंधेरा हो गया है मतलब रात हो गई है, रात होने के कारण घास ठंडी हो जाती है। घास के ठंडे होने का रीज़न है शाम हो जाना, अंधेरा हो जाना या रात हो जाना। आंसर इस प्रकार है द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज़ इवनिंग आर नाइट एंड द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड। सेकेंड पर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस सुइटेबली। सेंटेंस है द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज, बच्चों के पैर दर्द कर रहे हैं क्योंकि घास ठंडी है और वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं। आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज द ग्रास इज कोल्ड एंड दे हैव बिन रनिंग अ लॉट एंड फास्ट। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डज नाइट विन, रात क्यों जीत जाती है। नाइट विन्स बिकॉज द, रात जीत जाती है क्योंकि पहला ऑप्शन है टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड, दूसरा है चिल्ड्रन आर टायर्ड, तीसरा टाइम टू प्ले एट होम बिगिंस और लास्ट नाइट फॉलोव्स डे। करेक्ट आंसर है नाइट विन्स बिकॉज द टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड, खेल का समय समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है लेट अस लर्न क्वेश्चन नंबर 1 रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोएट हैज़ डन इन द पोम द विनर। इस टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसे आपको रीड करना है और ये देखना है कि कवि ने
द विनर कविता में क्या किया है, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। पहले कॉलम में लाइन्स फ्रॉम द पोम में लिखा हुआ है आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। अब पोट ने इसे एक एक वर्ड करके क्यों लिखा है, वॉट द पोट हैज़ डन, यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है। दिस टेल्स अस दैट द चिल्ड्रंस आर रियली आउट ऑफ ब्रेथ। द पैटर्न इज यूज टू हाईलाइट देम बीइंग आउट ऑफ ब्रेथ। इससे हमें पता चलता है कि बच्चों की सांसें वाकई फूल गई हैं। अतः कवि ने इस पैटर्न का यूज़ ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए किया है कि बच्चों की सांसें फूल रही हैं। जब हमारी सांसें किसी भी कारण से फूलने लगती हैं तो हम सेंटेंस को पूरा ना बोल करके एक एक वर्ड में रुक रुक करके सांस लेकर के बोलते हैं। यही बात यहाँ पर पोएट दिखाना चाह रहा है। अदर एग्जाम्पल्स में देखिए, द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। इसका मतलब है पत्ते गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैंने जल्दी जल्दी रीड किया है, लेकिन इसके लिखने की जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग इसे जल्दी जल्दी रीड नहीं करना है। अगर आपने पेड़ से पत्तों को गिरते हुए देखा होगा तो देखा होगा बड़ी स्टाइल में धीरे धीरे हवा से घूम के गोल गोल धीरे धीरे नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से बोलना है कि पत्ता टूट करके नीचे धीरे धीरे कैसे आ रहा है, जब तक कि वो नीचे नहीं आ जा रहा है। द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। आप इसे थोड़े अलग अंदाज में या पैटर्न में बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ और बताने की कोशिश की गई है, जैसे नाइट विंस, रात जीत गई। अब यहाँ पर कवि ने क्या किया है, कवि ने नाइट को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी से जोड़ दिया है, क्योंकि जीतता तो इंसान है, नाइट कभी भी नहीं जीतती। जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी भी चीज़ को जो एक्टिव नहीं है उसे हम इंसानों की क्वालिटी के साथ जोड़ देते हैं तो इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को समझाने के लिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है। द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। सूरज बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। अब यहाँ पर सन की क्वालिटी को इंसानों की क्वालिटी से मिलाया गया है। सन कभी भी छुपन छुपाई नहीं खेलेगा, वो बादलों में केवल छिप जाता है। इस तरह से पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किसी भी स्टोरी या पोम को अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। अब नीचे दिया हुआ है कि नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन फॉर बोथ। इसके लिए और इसके लिए आप अपने एग्जाम्पल्स लिखिए। यूज़ योर इमेजिनेशन व्हेन क्रिएटिंग दीज एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल्स को लिखने के लिए आप अपने इमेजिनेशन का यूज़ करिए। पहले के लिए एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि द वेव्स क्रैश्ड 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 अगेंस्ट द शोर। लहरें तट से टकराती रहीं टकराती रहीं टकराती रहीं। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि द स्टार्स ट्विंकल्ड 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 इन द नाइट स्काई। रात में तारे आकाश में टिमटिमाते रहे टिमटिमाते रहे टिमटिमाते रहे। और पर्सोनिफिकेशन के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि द ट्रीज स्टार्टेड डांसिंग इन द कूल ब्रीज। पेड़ ठंडी हवा में ठुमके लगाने लगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द पोएट हैज़ टॉक्ड अबाउट अ क्रीक इन द पोम। यू नाउ नो दैट क्रीक इज़ अ वाटर बॉडी। कविता में कवि ने क्रीक के बारे में बात की है और कविता को पढ़ने के बाद अब आप जानते हैं कि क्रीक वाटर बॉडी को कहते हैं या वाटर बॉडी होती है। कंप्लीट द वर्ड वेव गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ, डिस्कस विथ योर टीचर। यहाँ पर वाटर बॉडी के लिए एक वर्ड वेब दिया है। आप और कौन सी वाटर बॉडीज़ के बारे में सोच सकते हैं, अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए और लिखिए। अदर वाटर बॉडीज़ हैं रिवर, सी, बे, ओशियंस, लेक और पॉन्ड। यहाँ पर आप अदर जिन भी वाटर बॉडीज़ के बारे में सोचते हैं या अपने टीचर के साथ डिस्कस करते हैं उन्हें लिखिए। लेट अस लिसन में कुछ रिडल्स दी हुई हैं। लिसन टू द रिडल्स एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रिफर्ड टू इन द टेबल बिलो। क्वेश्चन में 4 रिडल्स है, 1, 2, 3 और 4। इनके आंसर कोई ना कोई स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट में कॉलम 1 में पहले का आंसर, कॉलम 2 में 2 का, कॉलम 3 में तीसरे का और 4th में 4 का आंसर लिखना है। फर्स्ट रिडल है, रन एंड पास, किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल, किक इट स्ट्रेट इनटू द गोल, वॉच फॉर मड, डोंट फॉल, व्हाट स्पोर्ट एम आई। मैं कौन सा स्पोर्ट हूँ? आंसर है फुटबॉल। सेकेंड रिडल है, होल्ड योर ब्रेथ से हु तू टिल यू टच
1 or 2. Take care to keep a distance wide as you run back to your team side. Who sport am I? मैं कौन सा गेम हूँ, खेल हूँ। यहाँ पर आप ब्लैक एंड वाइट से समझ गए होंगे और गोल से समझ गए होंगे कि इसका आंसर फुटबॉल है। और यहाँ पर आप हुत्तू तुत्तू से समझ गए होंगे कि ये कबड्डी है। आंसर है कबड्डी। रिडल 3. इन द वाटर होल्ड योर ब्रेथ। द वाटर इज वेरी कूल। आर्म टर्न लेग्स किक। इन द ब्लू पूल विच स्पोर्ट एम आई? मैं कौन सा स्पोर्ट हूँ। आंसर है स्विमिंग। और रिडल 4 है ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट। यू विल बी हेल्दी एंड फिट। गेट एनर्जी एंड ग्रो इन माइट। वॉट एम आई? मैं क्या हूँ। आंसर है योगा। अब आपको अपने किसी फेवरेट गेम के लिए, स्पोर्ट के लिए या एक्टिविटी के लिए रिडल्स बनाने की कोशिश करना है और उसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। आपको इस तरह से रिडल लिखनी है कि सभी लोग उसे आसानी से गेस कर सकें। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक इन एक्ट द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड अ चाइल्ड। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको पेरेंट्स और चाइल्ड का रोल करना है। दोनों के लिए एक्टिंग करनी है। इसे आप अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ मिल करके करिए। इसे आपको स्वयं करना है। और रिडल्स भी आप अपने फेवरेट गेम के लिए स्वयं बनाइए। और चैप्टर के लास्ट में है लेट अस राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। नीचे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इनका यूज़ करते हुए अपने प्ले टाइम के लिए एक पैराग्राफ लिखना है। पहला क्लू है व्हाट टाइम डू आई गो आउट ऑफ प्ले। मैं किस समय खेलने जाता हूँ। दूसरा हु डू आई प्ले विथ। आपके साथ कौन खेलता है। व्हाट गेम्स डू वी प्ले। हम कौन सा खेल खेलते हैं। विच इज़ माई फेवरेट गेम। आपका कौन सा फेवरेट गेम है। व्हाट डू वी गेन फ्रॉम प्लेइंग टुगेदर। आपको एक साथ खेलने से क्या मिलता है, क्या गेन करते हैं। अगला व्हेन डू वी फिनिश प्लेइंग एंड गो होम। आप कब खेलना बंद करते हैं, खेल को फिनिश करते हैं और घर जाते हैं। और इसके साथ लिखे गए पैराग्राफ को एक नेम भी दीजिए, टाइटल भी दीजिए। आप इन क्लूज़ का यूज़ करते हुए अपने प्ले टाइम के बारे में पैराग्राफ लिखिए या फिर यहाँ से पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पर सभी क्लूज़ इंक्लूड है। क्लूज़ के अकॉर्डिंग आप इस तरह से पैराग्राफ लिख सकते हैं कि एवरी डे आफ्टर स्कूल अराउंड 4 PM I go out to play with my friends from the neighborhood. We gather in the local park where there is plenty of space to run and play. आगे आप लिख सकते हैं Our favorite games include saucers, tag and hide and seek. My absolute favorite game is saucers because I love the thrill of scoring goals and working as a team. Playing together not only bring us joy but also help us stay fit and healthy. It teaches us the importance of teamwork, strategy and sportsmanship. As the sun starts to set and the sky turns shades of orange and pink, we finished our games and head home around 6 PM. Already looking forward to the next day's playtime. और पैराग्राफ का टाइटल दे सकते हैं द जॉय ऑफ इवनिंग प्ले टाइम। तो ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।